नवरात्रि के शुभ मुहूर्त का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची और कल दूसरी सूची निकाल दी है। उनकी दूसरी सूची 53 कैंडिडेट्स की ये रही हमारे हाथों में। ये सबसे अहम सूची रही और इसी से ही कई सारी ऐसी बातें निकल के आई हैं जिसका विश्लेषण आज हम करने सुनील कुमार जी के पास पहुंच गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ तक पर। बड़े दिन बाद इनसे बात हो रही है और आप सभी का भी स्वागत करती हूं मैं छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस खास एपिसोड में, जहां आज हम विश्लेषण करेंगे कि किस तरह की बातें इन सूचियों में निकल कर आ रही है। सर, पहली बात तो ये कि बीजेपी ने ज्यादा विलंब नहीं किया था सूची निकालने में और कांग्रेस ने बहुत विलंब कराया, बहुत इंतजार कराया अपने सारे वोटर्स को भी, ऑडियंसेस को भी। लेकिन जो दूसरी सूची निकाली कहीं ना कहीं वो इतनी सॉलिड है कि बीजेपी थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। ये ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना क्या है? कि आप भी यही सोचते हैं कि कांग्रेस की सूची जो आई है दूसरी एकदम ही सॉलिड आई है और बहुत कुछ इससे तय हो सकता है? मैं अभी बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट को ओवर सिंप्लीफाई करना नहीं चाहूंगा। हो सकता है कि बीजेपी बैकफुट में आई हो सकता है ना आई हो। बीजेपी की लिस्ट के साथ बड़ी दिक्कत ये रही कि उसके वर्कर्स जो हैं स्टेट में, उन्होंने एक ड्रामा की उम्मीद कर रखी थी कि सारे के सारे बल्ब बदल दिए जाएंगे एक साथ। एक इश्तहार जो आता था असरानी का, उनको लग रहा था कि पार्टी सारे पुराने लोगों का पुराना पाप पूरा काट देगी, जिनको पाप लगते थे पुराने लोग। वो नहीं हुआ। पार्टी ने एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लिया बीजेपी ने। हाँ सर। और उन्होंने जो कर्नाटक से एक तजुर्बा उनको मिला था, तो ये कर्नाटक से स्केयर्ड बीजेपी की लिस्ट भी थी। वहां उन्होंने सारे बड़े लोगों को किनारे कर दिया था इन पार्टी लास्ट इलेक्शंस। तो बीजेपी ने उसको ध्यान में रखा कर्नाटक को, और यहाँ सबको निकाल के नहीं फेंका। पुराने लोगों को, अधिकतर लोगों को अकोमोडेट कर लिया है। रमन सिंह के कैबिनेट में जो दो सबसे ही दीनहीन लोग थे मिनिस्टर्स, वो छूट गए हैं। बाकी करीब करीब सभी लोगों को टिकट मिल गई है। मुझको लगता है बीजेपी की लिस्ट उसके वर्कर्स को जितनी खराब लग रही है, समहाउ मुझको उतनी खराब नहीं लग रही है। मुझको लग रहा है कि ये 15 साल में ये मजबूत, और बाई मजबूत आई मीन टू से मजबूत कई तरह से, जो नेता हो चुके थे ये सारे के सारे, इनको टिकट देने का मतलब ये भी है कि ये अपने अपने सीट पे तो खूब ढेरों खर्चा करेंगे, चुनाव लड़ना जानते हैं। आप नाम देखेंगे तो इनकी जिंदगी का ये आखिरी चुनाव रहेगा। अगर ये हारेंगे तो, जीतेंगे तो बहुत से और चुनाव आगे हो सकते हैं। तो ये जान की बाजी लगा देंगे ये लोग जीतने के लिए। इनका सब कुछ दांव पे लगा है। यानी किसी को इनमें से कोई गरीब मुझको नहीं लगता होगा, लेकिन अगर हो तो कार बेच के भी जीतना चाहेगा चुनाव। बीजेपी ने ऐसी चुनौती सबके सामने रखी है इनके। तो मैं मानता हूं कि ये बीजेपी की अच्छी चॉइस है, बीजेपी की अच्छी लिस्ट है। मैं इसको खराब लिस्ट नहीं मानता हूं। ये ड्रामेटिक नहीं है। ये इट इज नॉट प्लेइंग टू द गैलरीज कि लोगों को खुश करने के लिए जो कव्वाली के मुकाबले में एक बहुत सस्ता शेर गाया जाता है जिसका वजन नहीं होता है। तो बीजेपी की लिस्ट वैसी नहीं है, लेकिन सिलेक्शन वजनदार है, बहुत खराब सिलेक्शन नहीं है। एक दूसरा, कांग्रेस की लिस्ट देर से आई। मैं इस बात को 1 दर्जन बार बोल चुका था कि कांग्रेस जो है ये पितृपक्ष में लिस्ट लेके नहीं आएगी। इट इज मोर हिंदू देन बीजेपी इन छत्तीसगढ़। बीजेपी डिड नॉट माइंड, उसने पितृपक्ष के बीच अपनी लिस्ट ला दी। कई कैंडिडेट बीजेपी के दहशत में आ गए कि हमको पितृपक्ष में कैंडिडेट बनाया गया है, पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल। कार्टून भी 1-2 ऐसे आए थे। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी मेहनत की है लिस्ट के ऊपर। और आप देखिए कि हमने पहले जो बात की थी, जो टीएस सिंहदेव जिन 2 नामों को बड़ा ही ऑफेंडिंग मान रहे थे, वो दोनों नामों को हटा दिया गया है। ये छोटी बात नहीं है। पार्टी ने एक बहुत ही इंक्लूसिव एटीट्यूड अडॉप्ट किया है। सबको साथ लेकर चली है पार्टी। और छत्तीसगढ़ के जितने दिग्गज हो सकते हैं, कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट थे पिछली बार, उनके अलावा भी जो बड़े बड़े वजनदार मंत्री हैं, हर मंत्री को कांग्रेस ने टिकट दे दी। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की लिस्ट में बुनियादी फर्क कुछ नहीं है। दोनों की लिस्ट में अपने पार्टी के सारे बड़े बड़े लोगों को झोंक दिया गया है। ठीक है। आप देखिए दीपक बैज, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है और सांसद भी है,
वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, जैसा कि भाजपा कुछ सांसदों को लड़वा रही है। बिल्कुल। तो कांग्रेस और बीजेपी के पैरामीटर्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों ने अपने अपने हिसाब से तय किया कि किसके चांसेस सबसे ब्राइट हैं, उनको टिकट दिया है। इसमें से किसी एक लिस्ट को लिस्ट देखकर खारिज कर देना ठीक नहीं है। एक हाँ। दूसरी चीज मैं इससे जोड़ के ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी, ये दो लोगों के बीच मुकाबला नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। वोट का डिवीजन के लिए 4 छोटी छोटी और पार्टियां भी हैं जो जीतेंगी कम लेकिन बिगाड़ेंगी ज्यादा। उनके इक्वेशंस देखना पड़ेगा। ये जो एक्सेल शीट मेरे कंप्यूटर पे आप देख रही हैं, ये मैं बना रहा हूं, ये पूरे 90 सीट के सारे पार्टियों के कैंडिडेट, उनकी एक्सेल शीट बना रहा हूं। आई एम नोवेयर क्लोज। किसी ने 20 कैंडिडेट की दिए हैं, किसी ने 30 कैंडिडेट दिए हैं, बहुत सारे बाकी हैं उनके कैंडिडेट। ये कितना बैलेंस को टिल्ट करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। आई वुड सजेस्ट यू वेरी स्ट्रांगली कि हमको ओवर सिंप्लीफिकेशन अभी नहीं करना चाहिए कि इस लिस्ट से ये जीत गए, इस लिस्ट से ये हार गए। इतना जल्दी नहीं करना चाहिए कंक्लूजन में। वेरी वैलिड पॉइंट रेज देयर कि हमें इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए एंड वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स जस्ट येट। Idiots do that very often. Yeah. So basically, idiots do that very often, and we should not. We should not basically be doing that. So, sir, एक चीज आपने एक बहुत ही टच अपॉन करके आपने उसे साइड कर दिया. You brushed it. You brushed it under the rug. Was कि T.S. बाबा, T.S. सिंहदेव के जो दो ऐसे लोग थे जिनको वो बहुत ही स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे, और आपने लास्ट डिस्कशन में ये बात कही भी थी, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ छत्तीसगढ़ तक पर, उस राउंड अप का वीडियो। और उस वीडियो में आपने ये बात कही थी कि टीएस बाबा की अगर इज्जत रखनी है एआईसीसी में और पीसीसी में, तो वो दो लोगों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। और कल की जो लिस्ट आई उसमें उन दोनों का नाम नहीं है। तो आपको लगता है कि जो बात अब तक टीएस सिंहदेव की नहीं रखी जा रही थी, जो मान नहीं रखा जा रहा था, वो इस लिस्ट में रख दिया गया है? मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से कहा था इस बात को। मैंने नहीं कहा था कि टीएस बाबा का मान रखना चाहिए, मैंने कहा था टीएस बाबा को अपने मान की फिक्र करनी चाहिए। जी सर। एक भूतपूर्व राजा के रूप में नहीं, पार्टी के बड़े नेता के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में भी किसी इंसान को अपनी इज्जत का इतना ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी ने उसके परिवार का अपमान किया है और आप पब्लिकली बोल रहे हैं कि इन दो लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे परिवार का अपमान किया है, इनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, तो कम से कम उस इंसान को अपने इंसान के दर्जे का तो सम्मान करना चाहिए, स्वाभिमान रखना चाहिए। ये मैंने कहा था। मैंने कहा था कि अगर इन दो लोगों को टिकट मिलती है, टीएस बाबा को पार्टी छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों ने मेरी बात पहुंचाई हो पार्टी में ऊपर कि ये तो खतरनाक तरीके से बाबा को उकसा रहे हैं। लेकिन मैंने बाबा को केवल इतना याद दिलाया था कि उनको एक इंसान के रूप में भी अपने स्वाभिमान का ख्याल रखना चाहिए। जो बात वो खुद कह रहे हैं कि उनके परिवार का अपमान किया गया था, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी पुलिस में, हत्या की कोशिश की बृहस्पति सिंह नाम के कांग्रेस विधायक ने। मैंने उस वक्त भी कहा था कि बहुत ही ओछी हरकत थी ये, बहुत घटिया हरकत थी ये। अब आज जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, मैं आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि इन दो की टिकट काटी गई है। बिल्कुल। इनमें से बृहस्पति सिंह मेरी जानकारी के हिसाब से अभी दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी से नेगोशिएट कर रहा है वो टिकट के लिए। जी, ये ब्रेकिंग न्यूज हुई हमारे छत्तीसगढ़ तक की ऑडियंस के लिए। जी। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो मेरा ये कहना है, पार्टी ने उन दो लोगों की टिकट जो काटी है वो सही काम किया है, वरना अभी चुनाव में 89 सीट पे कैंडिडेट लड़ते, बाबा अपने घर बैठ जाते। मुझको हैरानी नहीं होती, बल्कि मैं तो चाहता कि कोई भी इंसान अपनी इतनी तो इज्जत खुद की करे। तो अच्छा किया, पार्टी ने समझदारी से काम किया। मैंने जो आपको कहा कि ये इंक्लूसिव लिस्ट है दोनों ही पार्टियों की। लोग दोनों पार्टियों से नाटक की उम्मीद कर रहे थे। लोग मान रहे थे कि बृहस्पति सिंह के जो आका हैं उसको टिकट दिलवा देंगे और मजा आएगा। जब बाबा घर बैठ जाएंगे, कुछ होगा, प्रचार नहीं करेंगे तो मजा आएगा, ऐसा उम्मीद कर रहे थे। आप देखिए, दोनों ही पार्टियों की लिस्ट देखकर जो चटपटी मसालेदार चाट खाने के शौकीन हैं वो निराश हुए हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों में जो हेल्दी फूड खाने के शौकीन हैं
उनको निराशा नहीं हुई है। दोनों ही लिस्ट मेरे हिसाब से अच्छी लिस्ट है, और इक्का दुक्का नाम दोनों ही लिस्ट में खराब होंगे, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं बोथ पार्टीज हैव प्रेजेंटेड देयर गुड कैंडिडेट्स। बोथ पार्टीज बेस्ट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन दोनों ही लिस्ट अच्छी है। हमको इंतजार करना चाहिए, इसको जक्स्टापोज करके आमने सामने रख कर हम इनको तौलें कि इनमें से कौन जीतने वाला है। वेट, अभी देखिए कि आम आदमी पार्टी क्या करती है, अरविंद नेताम की हमर राज पार्टी क्या करती है, गोंडवाना क्या करती है, अमित जोगी कहां पर क्या करते हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं। अभी सीपीआई एक सीट पे जीत के करीब मान रहे हैं कुछ लोग उसको कि कवासी लखमा सरकार का एक ताकतवर मंत्री है, कई बार का विधायक रहा है। इस बार सीपीआई का मनीष कुंजाम उसको हराने के करीब है, ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं। सीपीआई ने और कई सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनके 1500 1500 जितने भी वोट मिलेंगे वो बैलेंस को टिल्ट कर सकते हैं। सर, टू ऐड टू दैट, आपको क्या लगता है, लोगों का तो एक पॉपुलर ये जो एक ओपिनियन माने इस पे कि यही है कि जो जितनी भी थर्ड फ्रंट की पार्टीज आ चुकी हैं, भले वो बीएसपी हो या जेसीसी हो, आम आदमी पार्टी, हमर राज पार्टी, ये सारी पार्टीज कांग्रेस को ही डेंट करेंगी। ये पॉपुलर ओपिनियन है कि कांग्रेस को ही डेंट करेंगे बिकॉज दे हैव अ लॉट टू लूज, बीजेपी हैज नथिंग टू लूज फॉर नाउ। आपका भी यही ओपिनियन है सर? फॉर अ चेंज आई एग्री टू यू। आमतौर पे मैं आपके सवाल से और स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूं, लेकिन ये बात सही है कि इनमें से अधिकतर पार्टियां फॉर डिफरेंट रीजंस, अलग रीजन बिल्कुल अलग अलग है, ये जितना डेंट करेंगी ये कांग्रेस को करेंगी। तो 4 पार्टियां इसमें से अगर 1-1 हजार वोट किसी जगह पाएंगी तो कांग्रेस का 4000 वोट बिगड़ेगा, ये बीजेपी को नहीं मिलेगा। लेकिन इन पार्टी के कैंडिडेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरकार के खिलाफ, उसके करप्शन के खिलाफ, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे जितना बयान देंगे, जितने नारे लगाएंगे, जितने भाषण देंगे, उसमें से कुछ लोग तो इन पार्टियों को वोट देंगे वोटर, कुछ वोटर बीजेपी को वोट दे देंगे, जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं। कांग्रेस का 2 तरह का नुकसान मैं इसमें देख रहा हूं इन छोटी पार्टियों के आने से। एक बड़ा नुकसान कांग्रेस का यह है कि ये सब जो है कांग्रेस को नोचेंगी थोड़ा थोड़ा। कितने नाखून तेज हैं, कितना ताकत लगाएंगे उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये सब कांग्रेस को ही नोचेंगे। इनमें कोई पार्टी भाजपा को नोचने वाली नहीं है। तो अभी छत्तीसगढ़ में हालत यह है कि बीजेपी वर्सेस ऑल अदर्स। तो ऑल अदर्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के वोट सब लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे। ये बात सही है। ये बात सही है। सर, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड जो हमने इस डिस्कशन में ना लाया हो? मुझको लगता है दोनों ही पार्टियों ने अपने सबसे वजनदार कैंडिडेट्स को फील्ड किया है। चाहे लोग अगली जनरेशन की बात कर रहे थे कि दोनों पार्टी अगले जनरेशन में आएगी, जहां अगले जनरेशन को देना है दे दिया। सत्यनारायण शर्मा की जगह उनके बेटे को दे दिया और 1-2 सीट दोनों पार्टियों में ऐसी होगी। लेकिन अब दोनों ही पार्टी ने अपने ताकतवर लोगों को, बेस्ट विनिंग प्रॉस्पेक्ट्स के लोगों को उतारा है। कुछ एक सीटें महिला कोटा पूरा करने के लिए, किसी कास्ट का कोटा पूरा करने के लिए इन्होंने उतारी हैं, जो हार भी सकती हैं। 90 कैंडिडेट के जीत की गारंटी लेके कोई लिस्ट नहीं उतारते। सब 2-4 सीटों को हारने के लिए भी करते हैं ताकि अगल बगल की सीटों को फायदा मिले। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, रायपुर से सबसे ताकतवर कैंडिडेट बृजमोहन अग्रवाल के मुकाबले महंत रामसुंदर दास को उतारा है कांग्रेस ने। यहाँ पे शहरी इलाका है, यहाँ धर्मालू कितने होंगे मतदाता मुझको नहीं मालूम, लेकिन मुझको लगता है महंत रामसुंदर दास जो हिंदुत्व की छवि लेके आते हैं, धर्म के महंत हैं वो यहाँ पर, उससे रायपुर की 4 सीटों पे असर पड़ेगा जहां पर की थोड़ा कांग्रेस को नुकसान था। राजधानी रायपुर की 4 सीटों पे कांग्रेस जो है उसका हिंदुत्व की इमेज थोड़ी गड़बड़ थी। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। तो इन 4 सीटों पे महंत जी के आने से फायदा मिलेगा। बृजमोहन के खिलाफ तो जीत की संभावना वैसे भी कम रहती है, लेकिन 4 सीटों पर फायदा मिल जाए बिल्कुल कांग्रेस को हिंदुत्व का, तो ऐसी कुछ सीटें देती हैं दोनों पार्टी। तो ये एक मुझको मेंशनेबल बात लग रही है।
बिल्कुल, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज्ड है और आई थिंक क्लोजिंग रिमार्क में सबसे अच्छी बात यही निकल कर आई सर कि महंत सुंदरदास जी को बृजमोहन के अगेंस्ट 7 टाइम एमएलए उनके अगेंस्ट खड़ा किया है। जीतने के चांसेस भले ही बहुत कम हो, लेकिन जो असर है और जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट, जी 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 स्टेटमेंट है, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल, हिंदुत्व जो है दोनों ही बड़ी पार्टियों के बीच बड़ा मुद्दा है। मैं यही बोलना कांग्रेस ने बड़ी मेहनत करके 5 साल में अपनी इमेज एक हिंदुत्व, प्रो हिंदुत्व पार्टी की बनाई है। बीजेपी है ही प्रो हिंदुत्व। बीजेपी तो एक कम्युनल पोलराइजेशन की हद तक जाकर अपने हिंदुत्व के क्रेडेंशियल्स को इस्टेब्लिश कर रही है। जिस तरह के उसने टिकट दी है, जिस तरह से, आई एम सो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, जिस तरह से आपने पॉइंट उठाया, मैं उसी तरह से आप कह रहे हैं कि कम्युनल चीजों को ले जाते हैं। सर, ईश्वर साहू को भी टिकट मिल गया है, भुवनेश्वर साहू के फादर को। मैं ईश्वर साहू को कम्युनल पोलराइजेशन नहीं गिनता हूँ। मेरा मानना है कि वो साहू समुदाय का है जिसने एक लड़का खोया था और जाहिर तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें, जाहिर तौर पर उन्होंने मारा था। तो ये साहू पोलराइजेशन एक लार्जर साहू पोलराइजेशन है पहला, ईश्वर साहू की शक्ल में। आपको बहुत सारी सीटों पे ये फर्क देखने मिलेगा इस बार ईश्वर साहू के लिए। जो अपना बच्चा ऐसे वायलेंस में खोता है उसके लिए हमदर्दी रहती है लोगों की। पिछली बार साहू वोट जो है सैलाब की तरह कांग्रेस को मिले थे। इस बार मुझको लगता है बीजेपी को उसका एक साहू पोलराइजेशन का फायदा मिलेगा पहला। दूसरा, हिंदू पोलराइजेशन का भी फायदा मिलेगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से किसी वायलेंस करने वाले हिंदू को टिकट दी जाती है वैसा नहीं है। वायलेंस का विक्टिम है ये विक्टिम है। विक्टिम को सामने रखना, मैं इसको कम्युनल पोलराइजेशन नहीं मानता। जो कांग्रेस कह रही है कि कम्युनल पोलराइजेशन कर रहे हैं, कम्युनल पोलराइजेशन दूसरी चीजों को लेके कर रहे हैं। वो विक्टिम को भी अगर आप कम्युनल कहने लगोगे, मैं इसको फेयर नहीं मानता। मेरे हिसाब से ईश्वर साहू इज अ गुड चॉइस। मेरे हिसाब से उसको चुनाव लड़वाना था, क्योंकि 6 महीने हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता ईश्वर साहू से नहीं मिला है। बिरनपुर के बारे में ये बात मैं अब तक 100 बार बोल चुका हूँ, आपसे भी बोल चुका हूँ। इसलिए बीजेपी का हक बनता था उसको कैंडिडेट बनाना। मैं इसको पूरी तरह से वैलिड डिसीजन मानता हूँ। मैं इसको कम्युनल पोलराइजेशन नहीं मानता। जब कोई वायलेंट व्यक्ति को आप प्रमोट करते हैं और कैंडिडेट बनाते हैं तो वो कम्युनल पोलराइजेशन होता है। विक्टिम से कैसे कम्युनल पोलराइजेशन होगा? अ विक्टिम इज अ विक्टिम। बहुत ही बैलेंस्ड हम इस पूरी चर्चा को मानते हैं, क्योंकि सब बहुत सारे पॉइंट्स इसमें निकल के आए। अगेंस्ट द वेरी पॉपुलर ओपिनियन, बीजेपी की दूसरी लिस्ट खराब थी, ऐसा एक पॉपुलर ओपिनियन था, उनके कार्यकर्ताओं में ऐसी एक फीलिंग थी डिसअपॉइंटमेंट की। लेकिन सुनील कुमार जी का कहना है कि दोनों ही लिस्ट अपने आप में बहुत बैलेंस्ड है, बहुत मिक्स्ड बैग है और दोनों में ही किसी की तरफ टिल्ट करता हुआ कोई इमोशन नजर नहीं आता। इनफैक्ट दोनों ने ही काफी अच्छे से स्ट्रैटेजीज को प्लेस करके अपने कैंडिडेट्स को दिया है और सारे समीकरण को मैच करने की कोशिश की है, ऐसा मानना है सुनील कुमार जी का। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। हमारे साथ बने रहिए छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय जौहार।